कुछ लोगों को समंदर पसंद है तो कुछ मेरे जैसे लोगों को पहाड़। पर इंडिया की इस खूबसूरत जगह ने एक नया ही ऑप्शन खोल दिया है, क्योंकि इसके जैसी अनोखी जगह पूरे इंडिया में कोई दूसरी है ही नहीं। ना ही ये समंदर है और ना ही पहाड़, फिर भी समंदर जैसा पानी यहाँ बहता है और पहाड़ों की बर्फ जैसी सफेद यहाँ की ये जमीन है। इंडिया का एक लौता वाइट डेजर्ट, ये है रण ऑफ कच्छ। इंडिया के दूसरे छोर पर गुजरात के कच्छ में बसा है दूर दूर तक फैला, कभी ना खत्म होने वाला ये वाइट डेजर्ट, जो बना है पूरी तरह से नमक से, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर का कमाल है। तो स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े वाइट डेजर्ट में, रण ऑफ कच्छ में। और रण का मतलब भी डेजर्ट होता है गुजराती में, तो रण ऑफ कच्छ का मतलब है डेजर्ट ऑफ कच्छ। और ये जितना दूर तक नज़रें देख सकती हैं, वहाँ सिर्फ आपको एक सफ़ेद दुनिया दिखेगी। और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया ही वाइट है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है कि चाहे मैं ड्रोन से आपको दिखाऊं, चाहे कैसे भी दिखाऊं, ये पूरा एकदम एंडलेस वाइट डेजर्ट है। ये डेजर्ट कुछ 100-200 किलोमीटर नहीं, बल्कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला है, जो पूरा का पूरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो बनाता है कच्छ को इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ वो कुछ दिनों पहले पूरा पानी से भरा हुआ एरिया था, और यहाँ अब ये पानी नमक में बदल चुका है। मतलब नेचर की बनाई हुई एक इतनी सुंदर चीज़ है कि पानी सूखकर ये एक इतने बड़े वाइट डेजर्ट में बदल चुका है। पर ये जो अभी खूबसूरत आप वाइट डेजर्ट देख रहे हैं, ये हमेशा से यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर पहले सिर्फ पानी हुआ करता था और वो पानी कभी नहीं सूखता था। पर एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से हमको ये रण ऑफ कच्छ मिला है, ये पूरा वाइट डेजर्ट मिला है इतना सुंदर। जो होने की वजह है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। पर इसके बनने की वजह को समझने के लिए इस डेजर्ट की और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में एक तरह का आइलैंड भी है, और उस आइलैंड को मेनलैंड या कहें कि बाकी दुनिया से जोड़ती है इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। तीस किलोमीटर लंबी ये रोड शुरू होती तो दिखती है, पर खत्म होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हों, और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं, जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। और इसी वजह से ही इस रोड को रोड टू हेवन कहा जाता है। और रोड के दोनों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बदलता भी रहता है, जैसे कि कभी पानी आ जाता है, कभी सोल्ट के वाइट डेजर्ट आ जाते हैं। और अभी जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। इस एरिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स होते हैं ना, वाइट ग्लेशियर्स होते हैं, और उसके बीच में कहीं पानी होता है और ग्लेशियर्स के कुछ टुकड़े होते हैं, तो कहीं कहीं नमक के टुकड़े हैं पानी में तैरते हुए, तो एक ग्लेशियर की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि कोई बर्फ़ का ग्लेशियर हो। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा ये क्रिएट कर रहे हैं। मतलब रोड टू हेवन के थ्रू जो आपको नज़ारे दिखेंगे वो सच में हेवन के नज़ारे हैं, वो स्वर्ग के नज़ारे हैं, सच में बहुत खूबसूरत है। रण के इस हिस्से को जिस पर ये रोड बनी है कहा जाता है कच्छ लेक, क्योंकि साल के आधे टाइम ये पानी से भरा रहता है। और इस रोड को पार करके जो खूबसूरत आइलैंड आता है वो है खातिरपेट।
इस आइलैंड पर बसे हैं बहुत सारे विलेजेस, पर रोड टू हेवन जिस विलेज तक जाती है वो है धोलावीरा। अभी मैं देख रहा हूँ कैसा यहाँ पे कल्चर है या किस तरह से यहाँ लोग रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कच्छ के एक आइलैंड पे रहने से ज़िंदगी में। तो वो सब चीज़ें देखने आया हूँ मैं यहाँ पे। धोलावीरा में मुझे गलियों में लोगों से ज़्यादा गाय, बैल और बकरियाँ दिख रहे थे, पर जब कुछ लोग दिखे तो पता चला कि रण कितना ही सफ़ेद हो, पर यहाँ के लोगों के कपड़ों में रंगों की कोई कमी नहीं है। और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया इन कपड़ों के बारे में पूछने से। ये तो कच्ची भरत बोलते हैं इसे। ये जैसे डिजाइन पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर ये भरत काम करते हैं। 3 महीना या 1 महीना लगता है फिनिश होने में। फिनिश होने के बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद ही पहनते हैं। तो ये चूड़ा भी जो पहन रखा है उन्होंने ऊपर तक शादी होने के बाद पहनते हैं। अच्छा। उससे पहले कुछ नहीं। तो उतारते नहीं आप चूड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं, पूरी जिंदगी पहना है। पूरी जिंदगी पहनना पड़ता है? अच्छा अच्छा, वे ऊपर नीचे करते रहते हैं ऐसे। अच्छा। यूं ही घूमते घूमते मुझे मिले कुछ और लोग। नमस्ते, हेलो क्या बोलते हैं आप लोग? नमस्ते बोलते हैं। हाँ, मैं गुजराती में बोलते राम राम। केम छो? मजा में? केम छो ना? केम छो सर? मजा में नहीं? हाँ, मजा में एकदम। आप ये क्या खेती करने जा रहे हैं अभी? अभी तो कोयला करने के लिए गया था, कोयला पकड़ने के लिए। कोयला कहाँ से लाते हैं? कोयला ये झाड़ी में बनाते हैं, लकड़ी में। सब लोग बनाते हैं इधर मतलब? हाँ, सब लोग इधर। अच्छा। खेती सूखी खेती है, कभी बारिश आती है कभी नहीं आती है। अच्छा। और यहाँ कोयला बनता कैसे है भैया ने वो भी दिखाया। अच्छा। कांटा घुस गया मेरे पैर। अभी तो कांटे में फंसते हैं, पर आप कोयला बनाने के लिए ये लकड़ी को काटकर उनका ढेर बनाते हैं, एक पिरामिड जैसे, और उसे पूरा मिट्टी से ढककर बस धुएं के लिए कुछ जगह छोड़कर आग लगा दी जाती है। और 2-3 दिन ऐसे ही धीरे धीरे जलते हुए लकड़ी कोयला बन जाती है। अच्छा, एक गरम हो रहा है, अभी टच करूंगा तो मैं इसे। गरम है थोड़ा। हाँ, गरम है। ऐसे टूट जाएगा ऐसे। ओ, ये तो अच्छा कोयला है। हाँ, पक्का कोयला। यहाँ की कांटों से भरी झाड़ियों में उग रहे थे कुछ फ्रूट्स भी। ये क्या चीज़ है? बेर। अच्छा। तो ये आप लोग उगाते हैं या फिर ये अपने आप बहुत उगाते हैं सर, ये बेचता है बहुत। ये आपने उगाया हुआ है या फिर अपने आप हाँ, उगता है? उगाया हुआ है, बहुत उगाया था, पर अच्छा। बहुत मीठा होता है। तो अच्छा है। और बेर खाते खाते भैया ने मुझे अपने घर लंच के लिए भी इनवाइट किया। जो सर सब्जी बना रही है लोग। अच्छा। ये खेत का ही है आपके? हाँ, खेत का है। अच्छा। गुआर बोलते हैं ना? हाँ, गुआर फलियाँ। और लंच में थी यही उगने वाली सब्जी और यहाँ की स्पेशल बाजरे की रोटी, जो यहाँ बहुत खाई जाती है। और इस बाजरे की रोटी को यहाँ रोटला कहा जाता है, क्योंकि ये होती भी बहुत बड़ी है। सब कुछ ये घर का बना हुआ ना? ये छाछ भी आपके गाय के दूध की? गाय की। अच्छा जी, बहुत बड़ी रोटी है। काफी भारी है। खाओ, मजा आएगा। दबा के खाना सर, दबा के खाना। शर्म नहीं रखने का। फिर इतना हेल्दी खाना खाने के बाद यहाँ से विदा करके मैं चला अपने आगे के सफर में। क्या बोलते हैं? बाय कर रहा हूँ मैं आपको। बाय क्या बोलते हैं? बाय। बाय को क्या बोलते हैं गुजराती में? भले आओ जो। हाँ। चलो ठीक है, आओ जो दीदी। ठीक है, जाता हूँ। हाँ, इस तरफ मेरे घर आना। हाँ, बिल्कुल आऊँगा। ठीक है, आओ जो। धोलावीरा में जब इस आइलैंड के किनारे की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखता है, क्योंकि रण के इस हिस्से में जो पानी है वो सनसेट में आसमान बन जाता है।
तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ, जैसे अभी इस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पर आसमान है, कहाँ पर ज़मीन है। नेचर की बनाई इतनी खूबसूरत और साफ रिफ्लेक्शन देखकर भरोसा ही नहीं होता आंखों पर। इस दुनिया में 2 सन हो गए इस मोमेंट पे, क्योंकि ये जो पूरी कच्छ लेक है उस पर एकदम एंडलेस रिफ्लेक्शन दिख रही है। बिना देखे कोई यकीन ही नहीं कर सकता इस चीज़ पर जो मैं अभी देख रहा हूँ सही में। पर जब मैं यही सनराइज पर वापस आया तो समझ आया पानी और आसमान का फर्क भी, और इस रण की अजीबोगरीब जियोलॉजी भी। जैसे अभी देख रहे हैं आप, पानी में लहरें उठ रही हैं। तो जब धूप नहीं थी मैं तभी आ चुका था यहाँ पे, और मैं खड़े होके बस ऐसी वीडियो वगैरह बना रहा था। और थोड़ी देर में देखा तो मेरे पैर पानी में डूबने लगे और मेरी जो हालत ख़राब हुई इस टाइम पे। मतलब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कर पानी टाइड्स की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरी तरफ पानी बढ़ रहा था, ऐसा देखा मैंने एकदम से। और फिर मैं तुरंत एकदम पीछे भागा। और ये पानी ऐसे नहीं है कि जैसे समंदर में होता है, जैसे ओशन वगैरह में होता है, पानी आगे आता है, लहर आगे आती है और वापस पीछे चली जाती है। नहीं, वो धीरे धीरे ये पानी आगे आया जा रहा था। और यहाँ तक पानी नहीं था अभी, और हाई टाइड्स की वजह से ये पानी आगे तक आ गया है। पर हाँ, अब स्पीड कम हो गई है धूप निकलने के बाद पानी आगे आने की। बहुत ही कमाल की चीज़ है यार ये, बहुत ही अलग अलग फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पर ये सोचने वाली बात है कि कच्छ का कभी पानी तो कभी नमक से भरा ये यूनिक लैंडस्केप आखिर बना कैसे। कई साल पहले कच्छ की ये ज़्यादातर ज़मीन अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी गहराई तो कम थी, लेकिन ये पूरा पानी एक समंदर हुआ करता था जिसमें कई नदियाँ भी बहती थी। और पुराने मैप्स में भी ये हिस्सा एक आइलैंड की तरह दिखता है। पर 1819 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने ये सब बदल दिया। क्योंकि 8 से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड के इस भूकंप की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियों के रास्ते में ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया, जो कि 90 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा और 20 फीट ऊंचा था। और ऐसा होने की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियां मुड़ गईं और कच्छ का बाकी अरेबियन सी से कनेक्शन भी बंद हो गया, जिससे कच्छ की ज़मीन का पानी भी धीरे धीरे सूख गया और हमें मिला रण ऑफ कच्छ। और भूकंप से बने उस ज़मीन के हिस्से को अल्लाहबंद कहा जाता है, जिसका मतलब है डैम ऑफ गॉड। पर कच्छ की बाउल जैसी या कहें एक प्याले जैसी ज़मीन आज भी मॉनसून का पानी रोक लेती है, जिसकी वजह से साल के 4 महीने ये 1 मीटर से भी कम गहरे पानी में रहता है। और गर्मी आते आते वो पानी फिर से सूखकर अपने पीछे इस सॉल्ट के वाइट डेजर्ट को छोड़ जाता है। और इसी रण ऑफ कच्छ की वजह से इंडिया को उसका 80% सॉल्ट मिलता है, जो मतलब लगभग इतना सारा सॉल्ट है कि यहाँ से हर रोज़ 7,000 टन रेल नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में पहुँचाया जाता है, जितना भी यहाँ पर नमक है। और ये इतनी बड़ी सॉल्ट फार्मिंग होती है कि इसे सैटेलाइट से भी साफ देखा जा सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो नमक खा रहे हैं वो यहीं कच्छ के इसी मैदानों से आया हो, कच्छ के सॉल्ट फील्ड से आया हो। पर कच्छ की ज़मीन में आज भी कई भूकंप आते रहते हैं, और यहाँ की टेक्टोनिक एक्टिविटी का सबूत भूकंप से बने कुछ कैनियंस भी हैं, जिसमें से एक यहाँ धोलावीरा में है, जिसे यहाँ के लोग कहते हैं भीमगोड़ा।
और ज़मीन की इस दरार में भी बारिश का पानी भर जाता है। पर कच्छ में रहने वाले लोगों ने यहाँ हर कुछ साल में आते भूकंप से बचने के लिए एक ऐसा घर बनाया जो यहाँ के हर भूकंप में खड़ा रहता है, जिसे कहते हैं भुंगा। भुंगा होता है एक गोल मड हाउस जैसा, जिसमें सूखी घास और लकड़ी की छत होती है, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर है। और यही मोटी सर्कुलर दीवारें इसे भूकंप में टूटने से बचाती हैं। पर यह सच में कितने कारगर हैं, यही मैंने इनमें रहने वाले लोगों से पूछा। तो आपको यहाँ इस घर में रहना पसंद है या फिर उन घर में रहना पसंद है, वो जो पक्के वाले? ये वाला? अच्छा। क्या क्या मतलब? बोल रहे हैं कि ये भूकंप आता है, हाँ ऊपर गिरता है तो मर जाते हैं। हाँ, वो वाला ऊपर गिरता है। हाँ, इसमें कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप जब इसमें रहे हैं तो कभी भूकंप आया इसमें रहते रहते, इस वाले घर में रहते हुए? इधर 2001 में आया था। इधर 2001 में आया था। तो ये उस टाइम पे भी था ये वाला घर? कुछ नहीं हुआ इसे? ओह। और फिर थोड़ी देर में ही इस स्ट्रॉन्ग भुंगा घर की स्ट्रॉन्ग चाय पीने का भी मौका मिला। क्या क्या क्या? दिल्ली तक ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा जी। आप ऐसे प्लेट में चाय पीते हैं क्या? प्लेट में? कप में नहीं चाय पीते? कप में, प्लेट में। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, सही है, बढ़िया है, पी के देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, पीऊंगा इसमें ही। रहने दीजिए, कोई नहीं, मैं इसमें पीऊंगा, रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छी चाय बनाई आंटी। फिर यहाँ से बाय बोलकर मैं चला रण की दूसरी साइड पर, जहाँ मुझे हमेशा रण पर बस पानी दिख रहा था, वहीं यहाँ मुझे कुछ खूबसूरत बर्ड्स भी दिखी। रण के पानी पर उड़ती ये है ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट्स, जिन्होंने रण के सूने आसमान में जान डाल दिया। पर रण के आसमान में कुछ और भी खूबसूरत है, चांद। फुल मून या पूर्णिमा की रात में कच्छ का ये वाइट डेजर्ट खुद चांद बन जाता है। तो अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो पूरा एक वाइट डेजर्ट है और सामने ऊपर है फुल मून, और ये पूरा वाइट डेजर्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है मूनलाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं तो अपनी आंखों से ये देख पा रहा हूँ, बट ये कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं रहा है इतना। अगर मैं आपको लाइट जला के दिखाऊँ तो मुझे सिर्फ अपनी आंखों से तो सब कुछ खूबसूरती से दिख रहा है। ये एकदम पूरा वाइट क्रिस्टल्स इसके जितने भी हैं सॉल्ट के, वो पूरा मूनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं आपको फ़ोटोज़ में ज़रूर इस चीज़ को एक बार दिखा दूँगा कि कैसा लग रहा है। अब तक देखा कच्छ का ये सारा हिस्सा डेजर्टेड था, पर कच्छ का एक खूबसूरत शहर भी है, भुज। इस शहर की खूबसूरती को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है भुज की सबसे ऊंची हिल, भुजियो डूंगर। जिस पर बना है सालों पुराना भुजियो फोर्ट। कई हजारों सीढ़ियों को चढ़कर आता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भाग कर आया हूँ यहाँ पर,
क्योंकि सनराइज़ होने वाला था और मुझे जल्दी से यहाँ पहुँचना था, बट नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर इसके इतनी हाइट पर आकर एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है। ये खूबसूरत फोर्ट कच्छ के रण से भी पुराना है और ये बात भी सोचने वाली है कि नेचर की मर्जी से कभी भी कच्छ जैसी जगह या अल्लाह बंद जैसा डैम भी बन सकता है। बल्कि ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी ऐसा फिर कुछ हो सकता है, क्योंकि नेचर ही बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। पर इन सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी नहीं रुकती। और नमक से घिरी इस जगह में रहकर भले ही इन लोगों का हवा पानी सब नमकीन हो गया हो, पर इन लोगों का स्वभाव आज भी मीठा है। दिल्ली तक ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा जी। भाई को क्या बोलते हैं गुजराती में? भले आवजो। आओ चलो ठीक है, आओ जो दीदी। ठीक है, जाता हूँ। आओगे नहीं? हाँ इस तरफ मेरे घर आना। हाँ बिल्कुल आऊँगा। ठीक है, आओ जो। जब ये लोग इन खारे हालातों से घिरे भी जिंदगी की मिठास ढूंढ लेते हैं, तो फिर हम क्यों जिंदगी की मिठास से घिरे भी खुश रहने की बस वजह ढूंढते रहते हैं।